दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें एक दो नहीं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं। जैसे कि पहली खबर, नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के ऐलान के बाद जॉर्डन क्राउन प्रिंस ने फौज को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जो बड़ी तैयारी को दिखाता है और इसे 33 साल बाद लागू किया है। जानेंगे क्या है वो फैसला, और साथ में अगली खबर में आपको बताएंगे नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई नेता को बताया धोखेबाज, तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया ऐसा जवाब, हर तरफ हो रही है तारीफ। फिलिस्तीनी मासूम बच्चों की मौत का किया जिक्र, और इसी के साथ ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक और शक्तिशाली मिसाइल बना लिया है जो सीधा इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। साथ ही साथ एक मुस्लिम देश में जुमा की नमाज को लेकर जो फैसला लिया है वो सबसे अलग है, जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों जॉर्डन ने एक बड़ा फैसला लिया है, वहां फिर से अनिवार्य सैन्य सेवा यानी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस शुरू की जा रही है। ये वही सेवा है जिसमें हर जवान को फौज में जाकर ट्रेनिंग करनी होती है। साल 1991 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 33 साल बाद इसे दोबारा लागू किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हालात खराब होते जा रहे हैं, इलाके में तनाव बढ़ रहा है और ऊपर से इजरायली नेताओं के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो बार बार ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कर रहे हैं और बात साफ है कि जॉर्डन भी इसके निशाने पर है। रविवार को जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला ने ऐलान किया, उन्होंने कहा हमारे नौजवानों को हमेशा देश की सेवा और उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कदम अचानक क्यों उठाया गया। दरअसल पिछले हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि वो ग्रेटर इजराइल विजन के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा ही नहीं बल्कि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र के कुछ हिस्सों पर भी दावा करने का सपना देखते हैं। उनके इस बयान के बाद अरब देशों ने जमकर विरोध किया और इसे अरब देशों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। फिलिस्तीनी पत्रकार हुस्साम अबू हमीद का कहना है कि शायद यह फैसला सिर्फ इजराइल की धमकियों की वजह से नहीं लिया गया। उनका कहना है कि जॉर्डन की असली मुश्किल यह है कि वो अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए लंबे समय से अमेरिका और यूरोप पर निर्भर है। ये देश जॉर्डन को अरबों डॉलर की मदद देते आए हैं। ऐसे में अकेले जॉर्डन के लिए इजराइल की बड़ी योजनाओं को रोक पाना मुश्किल नजर आता है। उन्होंने कहा कि ये कदम एक तरह से लोगों का समर्थन जुटाने और नौजवानों को काम देने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त देश में अंदर ही अंदर लोगों की नाराजगी बढ़ रही। सोमवार को सरकारी प्रवक्ता मोहम्मद नोमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा प्लान बताया। उन्होंने कहा कि पहला ग्रुप अगले साल फरवरी में तैयार होगा। इसमें 6000 ऐसे लड़के होंगे जिनकी उम्र 18 साल है। शुरुआत में 6000 नौजवानों को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा, हर ग्रुप में 2000 होंगे। बाद में यह संख्या 10,000 तक बढ़ाई जाएगी और फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा युवाओं को शामिल किया जाएगा। चयन का तरीका भी थोड़ा खास होगा। इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी से नाम निकाले जाएंगे। हर सूबे से 300 लड़कों को लिया जाएगा, लेकिन राजधानी अम्मान से 1500, जरका से 900 और इरबिद से भी 900 चुने जाएंगे। मोमानी ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ फौज बनाना नहीं है, असल मकसद है नौजवानों की राष्ट्रीय पहचान मजबूत करना और उन्हें शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक तौर पर बेहतर बनाना। इस दौरान उन्हें अनुशासन, मेहनत, सब्र, टीम वर्क, जिम्मेदारी और समाज की सेवा जैसे गुण सिखाए जाएंगे। वैसे जॉर्डन जो भी कहे, लेकिन जानकार इसे इजराइल की ग्रेटर प्लान से जोड़ रहे हैं और जॉर्डन की ये बड़ी तैयारी दिखा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जबरदस्त हमला बोला। दरअसल नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज को कमजोर नेता कह दिया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने इजराइल से धोखा किया और ऑस्ट्रेलिया के यहूदियों को अकेला छोड़ दिया। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा जवाब दिया जो तारीफ के लायक है। वहां के गृह मंत्री टोनी बर्क ने राष्ट्रीय टीवी चैनल एबीसी पर कहा, ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितने लोगों को मार सकते हैं या कितने बच्चों को भूखा छोड़ सकते हैं। यानी उनका कहने का मतलब साफ था कि तुम जो कहते हो कि ऑस्ट्रेलिया के नेता कमजोर है, तो जब तुम्हारा नेता यानी नेतन्याहू ताकतवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को मारो, बच्चों को भूखा रखकर उनकी जान ले लो। ताकतवर इसे नहीं कहते। ऑस्ट्रेलिया का यह जवाब काफ़ी दमदार है।
और तारीफ के लायक भी है, क्योंकि सच में इज़राइल बेगुनाह लोगों को मार करके अपने आप को ताकतवर होने का ढोंग करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल के रिश्ते पिछले हफ्ते से ही बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो अगले सितंबर में होने वाली यूएन जनरल असेंबली की बैठक में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देगा। इसी बीच सोमवार को ऑस्ट्रेलिया ने इज़राइल के एक कट्टरपंथी सांसद सिमचा रोथमैन का वीज़ा कैंसिल कर दिया। रोथमैन नेतन्याहू की सरकार के सहयोगी और रिलीजियस जायोनिज्म पार्टी से है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि उनके बयानों से वहां के समाज में नफरत और बंटवारा फैल सकता था, इसलिए उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर अगले दिन इज़राइल ने पलटवार किया। उसने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए काम कर रहे ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों की वीज़ा रद्द कर दिए। इस कदम की ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी आलोचना की और इसे गैर ज़रूरी तनाव बताया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज़ नासिर जादेह ने ऐलान किया कि तेहरान ने इज़राइली हमले के बाद ऐसे नए मिसाइल बनाए हैं जिनकी क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने ये बात बुधवार को राजधानी तेहरान में डिफेंस इंडस्ट्री डे के मौके पर कही। ये खबर ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने दी। नासिर जादेह ने कहा कि 12 दिन के जंग के दौरान जो मिसाइलें दागी गई थी वो कई साल पहले ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बनाए थे, लेकिन अब हमने नए मिसाइल बनाए हैं जो पहले से कहीं बेहतर और ताकतवर है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इज़राइल फिर से ईरान पर हमला करता है तो ये नए मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों, 13 जून को इज़राइल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला किया था। ये लड़ाई 12 दिन तक चली। इसमें ईरान की कई सैन्य, परमाणु और सिविल सुविधाओं पर हमले हुए और साथ ही सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी की गई। जवाब में ईरान ने भी इज़राइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए तबाही मचाई। दोस्तों, इज़राइल और अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका मकसद सिर्फ बिजली उत्पादन और ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करना है। इससे पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई बार अप्रत्यक्ष बातचीत हो चुकी है, जबकि मध्य पूर्व में इज़राइल ही एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियारों का भंडार है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बाहर है। इसके अलावा इज़राइल दशकों से फिलिस्तीन और सीरिया, लेबनान की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर की, जो मलेशिया से है। दोस्तों, मलेशिया के तेरेंगानु राज्य ने जुमे की नमाज छोड़ने वालों के लिए बेहद सख्त कानून लागू किया है। नए नियमों के तहत अगर कोई पुरुष बिना किसी वैध कारण के, मतलब बिना किसी वजह के शुक्रवार की नमाज से गैर हाजिर पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। यही नहीं, जेल के साथ जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। इस फैसले को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खासकर मानवाधिकार संगठन आलोचना कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। दरअसल नियम के मुताबिक पहली बार अपराध करने वाले को 2 साल तक जेल या 3000 रिंगित यानी लगभग 60,000 भारतीय रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नए नियमों की घोषणा सोमवार को सत्तारूढ़ पैन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी द्वारा की गई। इससे पहले जो नियम था उसके तहत लगातार 3 बार जुमे की नमाज छोड़ने पर अधिकतम 6 महीने की सज़ा या 1000 रिंगित यानी लगभग 20,000 रुपये का जुर्माना था। अब कानून को और सख्त किया गया है। मस्जिदों में इस नियम की जानकारी देने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। धार्मिक गश्ती दल और जनता की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तेरेंगानु इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट भी इन अभियानों में शामिल रहेगा। इनमें ऐसे अपराध शामिल हैं जैसे रमज़ान का सम्मान न करना या सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को तंग करना। दरअसल मलेशिया में एक ड्यूल लीगल सिस्टम यानी दोहरी कानूनी व्यवस्था चलती है। यहाँ इस्लाम आधिकारिक धर्म है और शरिया अदालतें मुसलमानों के निजी और पारिवारिक मामलों पर फैसला देती है, जबकि सिविल कानून भी साथ साथ चलता है। मलेशिया की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 40 लाख है, जिसमें से लगभग 2/3 मुसलमान हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी आज की खबरें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।